हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पेपर कोड BAS 103 का एक टेस्ट पेपर करेंगे। ये यूनिवर्सिटी का टेस्ट पेपर नहीं है, ये ऐसे क्लास स्तर पे है। यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है। इन दोनों यूनिट पर बेस्ड ये टेस्ट है। चाहे तो आप इस टेस्ट को 1 घंटे के लिए अपने आप करिए, उसके बाद फिर तब वीडियो देख के सॉल्यूशन चेक करके आप देख लो कितने नंबर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों आपको करने हैं, एक एक नंबर के हैं, ठीक है। तो देखिए 5 क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट हैं, आपको एक एक पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A, 6B, 7A, 7B और क्वेश्चन नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 8B, ये है क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन नंबर 9B और क्वेश्चन नंबर 10A, क्वेश्चन नंबर 10B, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन को आप लोग करिए और 1 घंटा का समय ले लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आप करिए, है ना। इसमें जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं, इसमें 10A और B में से एक करना है, 9A और B में से एक करना है। इस तरीके से आप देखिए कि 1 घंटे में आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। 20 नंबर का टेस्ट पेपर है। ये सारे क्वेश्चन इधर के 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद अपने आप एवेलुएट करिए, सॉल्यूशन देखकर एवेलुएट करिए और देखिए कि आपको कितने नंबर मिलते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू log x क्यूब देन फाइंड yn। nth डेरिवेटिव का है एक सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन का। सो y इज इक्वल टू log x क्यूब दिया है, इसको लिख सकते हैं 3 log x। एक बार डेरिवेटिव कर लो, y1 इक्वल टू 3/x, है ना। log x का डेरिवेटिव 1/x और इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव y2 इज इक्वल टू 3 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 x की पावर -2। अगेन डेरिवेटिव कर लो तो 3 इंटू -1 और इसका डेरिवेटिव फिर हो जाएगा -2 x की पावर -3 एंड सो ऑन। ऐसे डेरिवेटिव करते जाएंगे और आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। तो yn इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -2, ये तो सब रहेंगे ही। लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट फैक्टर देखिए, जैसे आप 3 निकाल रहे थे तो लास्ट फैक्टर में क्या है, इससे एक कम, मतलब 2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इससे एक कम विद नेगेटिव साइन। तो जब आप yn निकाल रहे होंगे तो एक कम करिए n-1 और विद नेगेटिव साइन, तो n-1 विद नेगेटिव साइन, ये आपका लास्ट फैक्टर होगा, है ना। और इंटू x की पावर -n, x की पावर -n। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हुए, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, जैसे y3 थे तो 2 फैक्टर हैं यहाँ पर, 3 के अलावा 2 फैक्टर हैं आपके। y2 है तो 1 फैक्टर, y4 में 3 फैक्टर होंगे, तो yn में n-1 फैक्टर होंगे। तो ये देखिए सभी फैक्टर में माइनस लगा हुआ है, तो आप सभी से माइनस कॉमन ले लो, तो -1, यहाँ से भी -1 -2 -1, ये सबसे -1 कॉमन ले लीजिए। तो -1 की पावर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं, n-1। सो -1 की पावर n-1, अब ये बन जाएगा आपका 1 2 3 डॉट डॉट n-1, जो कि n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो 3 इंटू -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। और x की पावर में देखिए, जब y3 निकाल रहे थे तो x की पावर -3, y2 निकाल रहे हैं तो x की पावर -2, जब yn निकालेंगे तो x की पावर -n, यही क्वांटिटी यहाँ पर हो जाती है नेगेटिव साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर n और इसको अपान में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की पावर n हो जाएगा। सो yn इक्वल टू 3 -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द गिवन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इतने आर रियल, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और देखिए यहाँ पर इनके डायगोनल के अलावा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, ये 4 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 5 + i है, तो यहाँ क्या होगा ये बताना है। और एक थ्योरम आपको पता है, क्या पता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स हर्मिशियन हो जाए तो इसके आइगन वैल्यूज रियल होंगे, है ना। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है।
तो वी नो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, दैट इज ए मस्ट बी हर्मिशियन, ए हर्मिशियन होना चाहिए। और हर्मिशियन की मैट्रिक्स कैसी होगी, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ हो जाए, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये, तो रियल नंबर का तो रियल नंबर ही होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 4 + i, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाए 4 - i। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ, तो ऐसा है ना, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इधर आपको मिल रहा है करस्पॉन्डिंग, A12 वाले का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट A21 की जगह मिलना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा एलिमेंट होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो x की जगह क्या होना चाहिए 5 - i। तो बस यही आंसर हो गया कि x की जगह 5 - i होगा। ठीक है, यहाँ एक बात ये ध्यान रखना है कि आइगन, यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं कि मैट्रिक्स के रूट्स जो है वो रियल है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो है वो रियल है, और आपको थ्योरम पता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स रियल होते हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स हर्मिशियन होनी चाहिए। और हर्मिशियन की शर्त है कि A* = A हो जाए। A* = A तब हो जाएगी जब डायगोनल में कुछ भी हो, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट रियल डालना होगा, रियल, और इसका हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे इस, और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपका A* होता है। तो इसका मतलब आपको हर्मिशियन बनाना होगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 - i, x की जगह 5 - i होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखिए वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, इनको एक मैट्रिक्स में रख लेते हैं, सारे वेक्टर्स को कॉलम में रख लेते हैं, एक मैट्रिक्स में रख लेते हैं। तो लेट A = x1 x2 x3, 3 वेक्टर हैं, जितने भी वेक्टर हों उनको मैट्रिक्स में रख लो। ठीक है, तो ये पहला वेक्टर हो गया, दूसरा, तीसरा। अब ये वेक्टर्स कह रहे हैं कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब हुआ इसकी रैंक 3 से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वेक्टर्स 3 है, तो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स से उसकी रैंक कम होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। अगर रैंक 3 से कम है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट A 3x3 का जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट A = 0, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट A = 0 कर लीजिए, और इससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सपेंड कर लो, तो 1 × ये कैंसिल, ये हुआ आपका -7 लैम्डा, और +25 फिर -2 × ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका -14 लैम्डा, और प्लस का 5 लैम्डा, फिर +3 × ये कैंसिल हुआ, ये आपका -10 + लैम्डा, -10 + लैम्डा दिस = 0। तो ये आ गया -7 लैम्डा +25 माइनस का ये हो जाएगा आपका, ये दोनों मिला के कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 9, है ना, माइनस का 9 × 2 18, प्लस का 18 लैम्डा, और ये हो जाएगा -30 + 3 लैम्डा। तो लैम्डा एक साथ कर लो, 18 लैम्डा और 3, 18 और 3 21 हो गया, 21 से 7 माइनस कर दो तो 14 बचेगा माइनस का, और प्लस, और ये आ जाएगा आपका नहीं, प्लस का 14 बचेगा और माइनस का 5, सो 14 लैम्डा -5 = 0, सो लैम्डा = 5/14, ये आंसर हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू अगर ये डालेंगे 5/14, तो ये वेक्टर्स हमारे कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम लोग रैंक से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं ना, उसको एक मैट्रिक्स में बना लो, अगर उसकी रैंक नंबर ऑफ़ वेक्टर से कम है तो डिपेंडेंट, अगर नंबर ऑफ़ वेक्टर से कम है, मान लीजिए 3 वेक्टर हैं और इसकी रैंक 3 से कम है, इसका मतलब 3x3 का जो माइनर है वो 3x3 का माइनर वो 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब डिटरमिनेंट A = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके हम लोग डिपेंडेंट, अगर वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ u(x, y) = √x + √y होल पावर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है। और आपको पता है ये सेकंड डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम से इसकी वैल्यू होती है GU × G'(u)-1। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो √x यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर निकलेगा √x की पावर 5 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 + √y/x की होल पावर 5। अब ये देखिए इतना y/x का फंक्शन हो गया, इसमें जहाँ भी है x y वो y/x के फॉर्म में है,
और इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 5/2। सो एक्स की पावर 5/2 फंक्शन ऑफ y/x है ना, u को लिख सकें। और इसी को एफ यू कह सकते हैं, है ना, u को, ये देखिए u का फंक्शन, तो इसको एफ यू बोल सकते हैं। तो एफ यू इज इक्वल टू यू और x की इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 5y/x। इसका मतलब ये एफ यू इज इक्वल टू यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5/2। तो एफ यू इज इक्वल टू यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5/2। तो जी यू की वैल्यू क्या होगी, जी यू इज इक्वल टू एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। फार्मूला है एन का मतलब ये, तो 5/2 इंटू एफ यू, ये आपका एफ यू हो गया। एफ डैश यू इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो एफ डैश यू, यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा, तो यू अपॉन 1, दैट मीन्स 5/2 यू आ गया। और जी डैश यू की वैल्यू, ये जी यू की वैल्यू चल रही, जी डैश यू की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। जी डैश यू इज इक्वल टू 5/2। तो फार्मूला है सेकंड डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम से कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी यू इंटू जी डैश यू माइनस 1। डायरेक्ट फार्मूला है। तो जी यू की वैल्यू रख लो कितनी, 5/2, और जी डैश यू की वैल्यू रख लीजिए 5/2 माइनस 1। तो ये हो गया आपका 3/2, 5/2 इंटू 3/2 15/4 इंटू यू आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 15/4 इंटू यू। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब एक एक नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा था कि स्टेट यूलर्स थ्योरम ऑन द होमोजीनियस फंक्शन। तो स्टेटमेंट क्या है यूलर्स थ्योरम का कि इफ़ यू इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ होमोजीनियस शब्द लिखना जरूरी है। इफ़ यू इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n u होता है। अगर 3 वेरिएबल हों x y z, तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन यू। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट यूलर्स थ्योरम का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6A, फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इस पर अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है, इसका इन्वर्स निकालना है। क्योंकि इन्वर्स यूनिक होता है, ठीक है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू I3 इंटू ए लिख सकते हैं। I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग I3 इंटू ए लिख सकते हैं A को। अब यहाँ A की ये वैल्यू रख लीजिए, ये वाली जो A की वैल्यू रख लीजिए, I3 की वैल्यू रख लो और इस A को एज इट इज़ रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन अप्लाई करके, केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। तो जैसे ही ये आई हो जाएगा तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए आई होता है, ए इन्वर्स इंटू ए की वैल्यू आई होती है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है क्या कि इस तरीके से बनाना, इसको ए इन्वर्स इंटू ए की वैल्यू आई होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग आई में रिड्यूस करेंगे, तब ये आपका ए और ए इन्वर्स हो जाएगा। आई में रिड्यूस करने का तरीका है कि केवल आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट 1 करके बाकी के एलिमेंट 0 कर लो, फिर अगला नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करके बाकी के एलिमेंट 0 कर लो, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करके बाकी के एलिमेंट 0 कर लो। जो भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते चलेंगे। जब ये आई में चेंज हो जाएगा तो तुरंत इसको हम ए इन्वर्स बोल देंगे। तो ये है इन्वर्स निकालने का एक तरीका बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो 1 केवल रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके 3 होते हैं, कोई 2 रो इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 2 रो आपस में किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये 3 ही ऑपरेशन होते हैं रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करें, नीचे अगर कहीं है तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखो इसमें है ये, तो ये आपकी R3 है, ये R1 है, तो R3 R1 को इंटरचेंज कर लो तो यहाँ पर 1 पहुँच जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर इसको R1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन देखिए फ्रैक्शन मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर भी आपका 1/2 तो आप फ्रैक्शन से बचने का प्रयास करेंगे कि गलत ना हो। ठीक है, तो हम लोग अगर अवेलेबल है इजीली तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये R3 और R1 को इंटरचेंज कर लिया, R1 R3 इंटरचेंज कर लिया, तो ये बन गया आपका पहली रो। दूसरा रो हो गया -1 2 -1, तीसरा हो गया 2 -1 1। और सेम इसमें जो भी ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे सेम इसमें करेंगे। तो इसको पहली रो बना देंगे और ये वाली आपकी लास्ट रो हो जाएगी इंटू ए।
अब देखिए क्या करना है कि 1 हो गया, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 करना है, इसी को की एलिमेंट मान के। तो देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके R3 से घटा दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आपको इन दो जगह पर 0 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 0 करना है, तो किस रो में है ये? R2। सो R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R1। यहाँ पर 0 करना है तो किस में है? R3 में। सो R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2 इंटू R1, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? R1 एज इट इज़ R2, दोनों को ऐड कर दो तो 0, इसको ऐड कर दिया तो 1 हो गया, इसको ऐड कर दिया 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो ये 0 हो गया, -1 प्लस 2 प्लस का 1 आ जाएगा, और फिर ये हुआ आपका 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस का 3 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करिए, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। देखिए R1 एज इट इज़ है, R2 के लिए इन दोनों को ऐड कर लो तो 0 हो गया, इनको ऐड करिए 1 हुआ, फिर इसको ऐड करिए तो 1 हुआ। फिर क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इससे घटा देना है, तो ये होगा आपका 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, फिर 0 माइनस 0 0 रहेगा, 0 माइनस 2 तो -2 हो जाएगा इंटू ए। जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है, ठीक। तो देखिए 1 0 0 बन गया, अगला डायगोनल एलिमेंट 1 करना था, ऑलरेडी 1 आ गया। अब इसके बाकी कॉलम के एलिमेंट को 0 करना है, तो केवल रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम कहीं नहीं अप्लाई करना है। तो एक यहाँ पर 0 बनाना है, एक यहाँ पर 0 बनाना है, इसी को की मान के, की एलिमेंट मान के। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए देखिए किस रो में है? R1 में, तो R1 R2 को ऐड कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2। फिर यहाँ पर 0 करना है इसी की हेल्प से, तो इससे इसको घटा दें, यानी ये कहाँ पर है? R3 में, तो R3 माइनस R2 कर दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। चलो अब देखिए R1 में क्या किया कि R1 और R2 ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करिए 1 हुआ, इसको ऐड करिए 0 हुआ, इसको ऐड करिए 3 हुआ। R2 में कोई चेंज नहीं, R2 एज इट इज़। R3 में, R3 इससे इसको घटा रहे हैं तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, -3 माइनस 1 माइनस का 4 हो गया। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड किया तो 0 हो गया, फिर इसको ऐड कर दिया 1 हुआ, इनको ऐड कर दिया तो आपका 2 हो गया। R2 एज इट इज़। R3 के लिए इसको 2 से इसको घटा दे रहे हैं ना, इसको घटा दे रहे हैं तो हमारा यहाँ 0 हो गया। तो देखिए 1 माइनस 0 आपका 1 हो गया, 1 0 माइनस 1 तो -1 आ गया, 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 हो गया इंटू ए। तो देखिए 1 0 0 हो गया। अब इस एलिमेंट को 1 करना है, तो ये R3 पर है, R3 को -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, R3 को -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 1 हो गया। क्योंकि केवल रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो R3 को -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम ऑपरेशन इसमें करोगे तो ये आपका 1 हो गया, और इसमें हो जाएगा -1/4 1/4 और 3/4 इंटू ए, बाकी एज इट इज़। अब देखिए 1 हो गया, 1 बाकी सब 0। अब ये 1 बन चुका है, अब इन दो को 0 करना है, यहाँ पर और यहाँ पर 0 लाना है, तब हमारा ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसको 0 करना है, वो भी इसी की हेल्प से इसको 0 करना है। तो देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी ये किस में है? R1 में। तो R1 इज प्लेस्ड बाई R1 माइनस 3R3 कामा, इसको 0 करना है इसी की सहायता से, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 है ना, इससे इसको घटा दोगे तब भी R2 माइनस R3 कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, सेम ऑपरेशन अप्लाई करने पर ये दोनों 0 हो गए, बाकी एज इट इज़ रहेगा। सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करिए, तो क्या कर रहे हैं? R1 माइनस 3R2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो ये आपका -3/4 घटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दे रहे हैं, तो ये आपका 0 प्लस 3/2 तो 3/2 हो गया, 1 माइनस 3/2 तो 1 माइनस 3/4 तो 1/4 हो जाएगा आपका 2 माइनस 9/4, 2 माइनस 9/4 तो 8 माइनस 9/4 मतलब -1/4 आ गया। और R2 में क्या कर रहे हैं कि R2 माइनस R3 इससे इसको घटा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/4 तो 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/4 तो 3/4 हो जाएगा,
1 माइनस 3/4 1/4 आ जाएगा। और R4 में कोई चेंज नहीं, R4 एज इट इज़, है ना। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी बन गई, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई। तो जैसे ये आइडेंटिटी बनेगी, I3 बनेगी, तुरंत इसको A इन्वर्स बोल देंगे। तो A इन्वर्स इंटू ए लिखा ही है, तो ये A इन्वर्स हो गया। थस A इन्वर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स 3/4 1/4 -1/4, ठीक है, 1/4 3/4 1/4, है ना, -1/4 1/4 और 3/4। A इन्वर्स निकला है। चूँकि इन्वर्स यूनिक होता है, चाहे जिस मेथड से निकालेंगे, ठीक है, इन्वर्स सेम आएगा। अब चूँकि यहाँ पर आपको निकालना है कि इससे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इसी तरीके से करना होगा। अच्छा, जो आपने ये इन्वर्स निकाला है ये सही है या गलत, कैसे हमें पता लगेगा? अब जो इन्वर्स निकला है ना, इसी को A से मल्टीप्लाई कर लो, A से ए जो गिवन मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो आई आ जाता है इसका मतलब सही है, फिर इन्वर्स आपका फिर सही है, ठीक। तो अपने ये काम रफ में कर सकते हो, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो इसका मतलब इन्वर्स सही है, अदरवाइज पे इन्वर्स गलत है। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट लगेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि जो आपने इन्वर्स निकाला है वो सही है या गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। यानी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस PQ इस तरीके से निकालना है कि PAQ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद रैंक बता देनी है A की, ठीक। तो देखिए ये कितने आर्डर की है, 3x4। ये मैट्रिक्स कितने आर्डर की है, 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ जो शुरू में 3 होगा ये रो बताता है और ये कॉलम, हमेशा ये रो बताएगा, यानी कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, बाद वाला हमेशा कॉलम होता है। तो उसी तरीके से A को हम लोग लिख सकते हैं I3, कौन वाला, ये वाला 3, और A इंटू I3 बाद वाला, ठीक है। तो A को हम लोग I3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मान लीजिए 2 होता तो हम लिखते I3A I2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो भी होगा ये पहले है तो I3 और ये वाला बाद में लिखा जाएगा, जो भी नंबर होगा वो लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद A की ये वैल्यू इधर रख लो, I3 आपको पता है I3 रख लो, ये वाला I3 रख लो, बीच में A एज इट इज़ रहेगा। अब क्या बताएंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका, अब यहाँ पर रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका क्या है कि नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे 1 और इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर देंगे, फिर इधर के एलिमेंट सारे 0 करेंगे, फिर इसको 1 करके बाकी नीचे के सारे एलिमेंट 0, फिर इधर के सारे एलिमेंट 0, यही काम करते रहेंगे तो नॉर्मल फॉर्म में बन जाएगा। नॉर्मल फॉर्म आपके 4 होते हैं, कौन कौन से, IR 0 0 0, 3 तरफ 0, ठीक है। एक होता है IR नीचे साइड में 0 हो जाएगा, या IR राइट साइड में 0 हो जाए, या केवल R मीन्स इंडेक्स है कोई, है ना, I3 I4, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 ऐसे इंटीजर में कुछ भी हो सकती है। तो ये 4 फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है। तो जब आप इस तरीके से रिड्यूस करोगे ना, तो अपने आप इन 4 में से कोई ना कोई फॉर्म अपने आप आएगा, और इन्हीं को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इन चारों फॉर्म को ही नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाएगा तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक। तो अब देखिए ए मैट्रिक्स को आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला एलिमेंट 1 करके नीचे 0 कर लेते हैं रो की हेल्प से। तो इससे इसको घटा देंगे, यहाँ 0 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए R2 इज रिप्लेस्ड बाई, यह कहाँ पर है, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3, ये R3 पर है, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3 इंटू R1। तो देखिए ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे आपने लिखा है, रो से, है ना, रो से, और ये वाला लिखा है कॉलम से। तो यानी जो भी रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो इसमें करोगे, और जो भी कॉलम करोगे वो इसमें करोगे, है ना, एक ही में करना है, रो वाला ऑपरेशन इसमें और कॉलम वाला ऑपरेशन इसमें करना है, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो ये वाले ऑपरेशन लगाइए तो 1 0 0 हो गया, और इधर देखिए R1 एज इट इज़, R2 में क्या किया था कि इसको घटा दिया था तो 2 आ गया, फिर 1 और प्लस 1 2 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर घटाओगे तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 ये भी 4 आ जाएगा। दिस इक्वल टू, सेम काम इसमें करना है। तो देखिए R1 में कोई चेंज नहीं, ऐसे लिख लो। R2 में क्या करना है कि इससे इसको घटा दो, तो 0 - 1 माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 1 - 0 1 आ गया, 0 - 0 0 हो गया,
फिर R3 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके तब घटाइए, तो 0 माइनस थ्री आ गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 0 आ गया, a इंटू, अब इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि कॉलम ऑपरेशन अभी आपने कोई नहीं लगाया। अब इधर वाले रो से कर 0 बना लेते हैं, इधर वाले कॉलम से 0 आप बना लेंगे। तो देखिए इनको, ये आपका C2 है, ये C3 और ये C1। अगर ये C1 और C2 को ऐड कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, C3 और C1 को ऐड कर दें तो यहाँ 0, इसी को की लिमिट मान के इधर को 0 कर लेंगे। तो C2 ये कहाँ पर है, C2 में, तो C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C1, एंड ये कहाँ पर है, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C1। ठीक है, तो इधर के 0 बना लीजिए। तो देखिए जब इधर 0 कर रहे होते हैं तो यही 0 कर लो, बाकी एज इट इज़ कोई चेंज नहीं होगा। तो इधर 0 करके एज इट इज़ रख लो, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। इधर इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि कॉलम ऑपरेशन है, इसमें सेम ऑपरेशन अप्लाई कर लो। तो C1 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ लिखा। C2 में क्या है, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 1 0, है ना, इन दोनों को ऐड कर लो तो 1 और फिर 1 और ये 0, 1 1 0। और C3 में क्या है, C3 में है C3 प्लस C1, इसको और इसको ऐड करना है तो 1 और ये हो जाएगा आपका 0 और 1 1 0 1, यहाँ पर 0 होगा, है ना, 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 होगा, ठीक है ना, 1 0 1। इसको R1 C1 और C3 को ऐड करना है तो 1, ये 0 फिर 1, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 1 0 0 हो गया, इसको आपको 1 बनाना है। तो 1 अच्छा देखिए यहाँ पहले 0 बना लेते हैं क्योंकि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इसको पहले बना लेते हैं, बाद में 1 कर लेंगे। तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई, यहाँ 0 कर लीजिए, यहाँ 0 कर, देखिए 1 0 0 हो गया, इसको 1 करके नीचे 0 करना था तो हम 1 बाद में कर लेंगे, इसको 0 कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। सो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2 R2। तो R1 R2 एज इट इज़ है, R1 R2 एज इट इज़। R3 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसे घटा दो तो आपका 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो गया। सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करोगे तो R1 R2 एज इट इज़ है। R3 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दोगे तो हो जाएगा -3 + 2, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 0 माइनस 2, तो माइनस का 2 आ गया, 1, ये आपका 1 हो गया A, और ये आपका 0 चल ही रहा है ना, ये 0 चल रहा है। उसके बाद फिर क्या किया कि इधर का 0 हो गया, अब इसको 0 कर लो, ये वाला एलिमेंट इधर का, तो इससे इसको घटा दें, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ये किस में है, C3 में, तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2, तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा इस एलिमेंट की हेल्प से। तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2, तो चलिए घटा लीजिए। तो आपने C1 और C2 एज इट इज़ है, C3 इससे इसको घटाया तो 0, इससे इसको घटाया 0, इससे इसको घटाया 0, तो 0 0 0 हो गया। अब इसमें कोई चेंज नहीं, A इंटू ये चूँकि कॉलम ऑपरेशन है तो केवल इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा, C3 माइनस C2, C3 से C2 को घटाना है, इससे इसको घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर 0 माइनस 1, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, 0 माइनस 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर इससे इसको घटा दोगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 0 1 अभी कर लेंगे, इधर 0 हो ही चुका है, ये भी 0 हो चुका है, तो बन गया। ये इसको बना लीजिए 1। तो क्या करें कि C2 को चाहे तो हम C2 को 2 से डिवाइड कर दें, और चाहे R2 को 2 से डिवाइड कर दें तभी भी यहाँ 1 बन जाएगा, या C2 को 2 से डिवाइड कर दें तभी भी यहाँ 1 बन जाएगा। तो C2 को 2 से डिवाइड कर लिया तो C2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 C2। आप फ्री हैं, कोई भी कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर यूनिक नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा आंसर, ठीक है। तो C2 को 2 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पर 1 आ गया, है ना, 1 आ गया, ये और ये देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसमें C2 को 2 से डिवाइड कर लो तो 1/2 1/2 0, 1/2 1/2 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1, है ना, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1, ठीक है। अब देखिए ये आपका आइडेंटिटी, ये जितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको सेपरेट कर लो डॉट डॉट से, है ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डॉट डॉट से सेपरेट कर लो,
ठीक। तो ये बन गया I2, यहाँ पर बन गया I2, इधर एक नल मैट्रिक्स, इधर भी एक नल मैट्रिक्स और इधर भी नल मैट्रिक्स। तो I2 के 3 तरफ नल मैट्रिक्स आ गई। जैसे ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना, नॉर्मल फॉर्म 4 फॉर्म बताए थे, उसमें से आपका ये वाला फॉर्म आ गया। अपने आप इन चारों में से कोई ना कोई फॉर्म अपने आप आएगा। तो ये आपका इस फॉर्म में बन गया। जैसे ये नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, इसको P कह देंगे और इसको Q कह देंगे। तो PAQ किस फॉर्म में हो गया? नॉर्मल फॉर्म में। तो ये आपको बताना था, सेट करना था कि P और Q ऐसी निकालनी थी कि PAQ नॉर्मल फॉर्म में हो जाए। तो जहाँ P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर P इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो जाएगी और Q की वैल्यू ये मैट्रिक्स, यहाँ पर आपको -1 करना पड़ेगा, है ना, ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये PQ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो गई। अब रैंक क्या हो गई? ए की रैंक, ए मैट्रिक्स ये थी ना, इसी को आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया, तो यहाँ जो इंडेक्स होता है वही उसकी रैंक हो जाती है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या है इंडेक्स यहाँ पर बताइए? 2 है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो गया। तो रैंक भी बतानी थी, तो ये आपका एक आंसर ये हो गया, रैंक ए इज इक्वल टू 2। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड दी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, है ना, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस करके उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस किया और उसका डिटरमिनेंट ले लिया, दिस इक्वल टू 0। ये आपका डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा I हो जाएगा। ठीक। अब इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट को हल कर लो। तो देखिए ये रो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लो, तो -2 माइनस लैम्डा, या माइनस कामन ले लो, तो 2 प्लस लैम्डा, और ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 12, फिर -2 इंटू, ये कैंसिल हो गया, करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम कैंसिल हो जाती है, ये हो जाएगा आपका -2 लैम्डा और माइनस का 6, -2 लैम्डा -6, फिर माइनस का 3 इंटू, ये कॉलम ये रो हट गई, ये वो आपका -4 प्लस 1 माइनस लैम्डा, -4 प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस इंटू, ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हुआ -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर -24, फिर लैम्डा से कर लीजिए, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब माइनस का 12 लैम्डा, और प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 लैम्डा और प्लस का 12 और प्लस का ये हो जाए, ये घटा दिया तो माइनस का 3 आ गया, और -3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस का 9 और प्लस का 3 लैम्डा दिस इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस का लैम्डा क्यूब मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर एक ये है, माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर बचेगा, लेकिन माइनस से ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा देख लीजिए -2 लैम्डा और माइनस का 12 लैम्डा, माइनस का 14 लैम्डा, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का 14 लैम्डा, और ये 24 माइनस का है तो प्लस का 24 हो जाएगा, और ये मिला के 7 लैम्डा हो गया, और 12 प्लस 9 21 दिस इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो लैम्डा की हाईएस्ट पावर आपकी पॉजिटिव हो जाए, या इनको पहले सेट कर लीजिए, लैम्डा इकट्ठा कर लो, तो माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर और 14 लैम्डा 7 लैम्डा 21 लैम्डा हो गया, और 24 प्लस 21 45 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा माइनस 45 दिस इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल आई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हाईलाइट कर दिया करो, तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढी जाएगी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने क्या निकाला। उसके बाद रूट्स निकालो। रूट्स निकालने के लिए हम लोग इसमें देखिए 45 के फैक्टर क्या हैं, 9 इंटू 5 है ना, 9 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी या तो 3 या -3 या 5 या -5 रख के ये 0 हो सकता है। तो अगर हम लोग 5 रख लें तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 5 रख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 125 प्लस का, और ये 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 150 है ना, दोनों मिला के प्लस का 150। यहाँ 5 रख लीजिए तो -105 और -45, -105 हो गया तो 150, तो प्लस 150 माइनस 150 आपका 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, यानी क्या रखने पर, लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखने पर, इसका मतलब लैम्डा -5 इसका एक फैक्टर है। ठीक है,
तो अब इसको या तो लैम्डा माइनस 5 से डिवाइड कर लो या एक पावर कम करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए लैम्डा क्यूब लिखा पहले, उसके बाद ऐसा लैम्डा की एक पावर कम करके लिखना है, लेकिन ऐसा होगा कि लैम्डा माइनस 5 आना चाहिए। तो देखिए लैम्डा की एक पावर कम कर दिया और हमको -5 चाहिए, तो -5 यहाँ कर लिया, तो -5 लैम्डा स्क्वायर बैलेंस करो। लैम्डा तो हमारे पास प्लस का लैम्डा स्क्वायर है, हमने यहाँ माइनस का 5 लिख लिया, तो प्लस का सिर्फ 6 लैम्डा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 6 × 5 × 30 है ना, 30 लैम्डा माइनस करेंगे, -30 लैम्डा, एक लैम्डा की पावर कम करिए और कोफिशिएंट ऐसा कि 6 लैम्डा कॉमन ले लें तो 5 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 30 करना पड़ेगा, तो माइनस का 30 लैम्डा भी बैलेंस कर लो, माइनस का 21 ही है, तो प्लस का 9 लैम्डा कर देंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, और माइनस का 45 दिस इक्वल टू 0। अब देखिए पहले दोनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया तो लैम्डा माइनस 5 आ जाएगा, फिर इन दोनों में 6 लैम्डा कॉमन हो गया तो लैम्डा माइनस 5 आ गया, इसमें 9 कॉमन हो गया तो लैम्डा माइनस 5 दिस इक्वल टू 0। अब तीनों में लैम्डा माइनस 5 कॉमन, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 दिस इक्वल टू 0, और ये लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हो गई 5 -3 इससे 2 वैल्यू आ गई। इसको होल स्क्वायर को लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 3 आइगन वैल्यूज आ गई, आइगन वैल्यूज हो गई। आपसे पूछा आइगन वेक्टर्स भी पूछा, तो हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए चलिए निकाल रहे हैं, तो लेट x1 इक्वल टू x1 y1 z1, इसको आइगन वेक्टर मान लिया। लेट x1 इक्वल टू x1 y1 z1 बी एनी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो अगर ये आइगन वेक्टर है तो a माइनस लैम्डा आई इंटू x1 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ए नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X इज सेट टू बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इफ़ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये नॉन जीरो वेक्टर को आइगन वेक्टर बोलेंगे लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइगन वेक्टर किसको मान रखा है, x1 को आइगन वेक्टर मान लिया, किसके करस्पॉन्डिंग, 5 के करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब a माइनस लैम्डा आई मतलब a माइनस 5i इंटू x1 इक्वल टू 0 होगा। x1 आइगन वेक्टर माना, आइगन वेक्टर आर नॉट यूनिक है ना, आइगन वेक्टर इनफाइनाइट होते हैं। तो देखिए a माइनस 5i, अब a माइनस 5i की वैल्यू जो a है उसमें लैम्डा की जगह a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा की जगह पे 5 रख लो, तो -2 -5 तो ये हो जाएगा आपका -5 -7, ये हो जाएगा 1 -5 का मतलब हुआ -4 और ये आ जाएगा -5 है ना। तो ये हो गया -7 -4 -5, बाकी एलिमेंट एज इट इज़। तो a माइनस 5i की वैल्यू हो गई x1 x2 x1 y1 z1, ये x1 की वैल्यू रख लीजिए दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। मल्टीप्लाई कर लो तो पहला रो पहला कॉलम, तो और कंपेयर करते चलो तो 0 के बराबर हुआ, सो -7 x1 प्लस 2 y1 -3 z1 इक्वल टू 0। दूसरा है 2 x1 -4 y1 -6 z1 दिस इक्वल टू 0। तीसरा -x1 -2 y1 -5 z1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो तीनों इक्वेशन अलग अलग हैं, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो तीनों में से किन्हीं दो को लेके हम लोग ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, किन्हीं दोनों को, इन तीनों में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा दूसरी इक्वेशन आ जाए। ये तीनों यहाँ पर तो खैर तीनों डिस्टिंक्ट इक्वेशन है, तो हम जो दो लेते हैं वो अलग अलग इक्वेशंस होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो हम लास्ट वाली दोनों ले लिया, उनसे x1 x2 की वैल्यू निकाल के पहले वाले में रख देंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए x1 लास्ट वाली दो ले रहे हैं, तो क्या किया कि x1 अपान फिर -y1 अपान फिर z1 अपान प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट में चलेगा। x1 अपान देखिए कैसे निकालेंगे, x1 अपान -y1 अपान z1 अपान में क्या करना है, जब x1 कर रहे हैं तो इसको हटा दीजिए और ये हो इसका डिटरमिनेंट निकालो, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो हो जाएगा प्लस का 20 और माइनस का 12, तो 20 - 12 हो गया। जब आप y1 अपान लिख रहे हैं तो इसको हटा दो इस बार,
तो ये हो गया, क्योंकि लास्ट वाली दो इक्वेशन आप ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 और माइनस का 6 -10 -6 हो जाएगा, प्लस Z1 इस बार इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 और -4 माइनस का 8 हो जाएगा। ये हुआ आपका 8, ये देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 16, और ये हुआ आपका माइनस का 8। तो देखिए 8 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरा कॉमन है 8, तो 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हुआ x1/1 इक्वल टू y1/2 इक्वल टू Z1/-1। इसको मान लीजिए K1, लेकिन 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जब इसके बराबर करोगे तो x1 इक्वल टू K1 आ जाएगा, y1 इक्वल टू 2K1 और Z1 इक्वल टू -K1। अब ज़रा यहाँ रख के देख लीजिए तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। x1 की जगह पहला और लास्ट बराबर करोगे तो x1 इक्वल टू K1, तो यहाँ K1 होगा तो -7K1 हो गया। फिर y2 इज इक्वल टू 2K1, तो ये हो जाएगा आपका 4K1 है ना, -7K1 और +4K1, और Z1 की वैल्यू -K1, तो प्लस का 3K1, तो 4K1 और 3K1, 7K1 ये हो गया प्लस का और 7K1 माइनस का। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 हो गया। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हो गई K1, y1 की 2K1 और Z1 की -K1। तो एक आइगन वेक्टर ये निकाल आया। क्या वैल्यू आई, x1 इक्वल टू K1, y1 इक्वल टू 2K1 और Z1 की वैल्यू -K1। तो रख लीजिए कैपिटल X1 आपने माना था, x1 y1 z1 रख लीजिए वैल्यू, ये x1 की y1 की z1 की, इसमें K1 कॉमन हो गया, K1 बाहर निकल आया, तो 1 2 -1, K1 नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर K1 को 0 ले लेंगे तो ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि सारे वेक्टर 0 मतलब सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। ए नॉन जीरो इज वेक्टर इज सेट टू बी आइगन वेक्टर, 0 वेक्टर कभी भी आइगन वेक्टर नहीं कहलाएगा, तो इसलिए K1 की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो ये x1 निकल आया किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग ये देखिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर निकल आए। K1 की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, हर बार एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा। K1 की वैल्यू मान लीजिए कि आपने 1 रख लिया, 0 के अलावा रखना है, 1 ले लिया, तो ये हो गया आपका 1 2 -1। K1 की वैल्यू 2 ले लिया तो 2 4 और -2 आ गया, है ना। इस तरीके 1/2 ले लिया, और कुछ भी ले सकते हैं, 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तो कितने हो गए इनफाइनाइट। तो आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, है ना, अलग अलग आइगन वेक्टर्स आएंगे, लेकिन अगर वो जैसे कॉमन ले लेंगे तो ये वाले टर्म्स आपको मिल जाएंगे, है ना, ये टर्म्स सेम आ जाएगा। यहाँ K1 की जो भी वैल्यू रखोगे मल्टीप्लाई में ही इसी के मल्टीपल में ही रहेंगे, लेकिन ये वाली सेम रहेगी, है ना। जैसे K1 की वैल्यू 2 ले ले, एक तो यही है, K1 की वैल्यू 1 लेने पर 1 2 -1, 2 ले लिया तो 2 4 -2, तो इसी के मल्टीपल में रहेंगे, है ना। ठीक है, ये वाला मल्टीपल इसी का रहेगा। K1 की वैल्यू जो भी आप रखोगे तो जो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर निकल रहे हैं हर बार अलग अलग, वो इसी के मल्टीपल में ही रहेंगे। ठीक, x2 इज इक्वल, अब दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू -3 के करस्पॉन्डिंग देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, देखो ये लाइन आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर जब आप निकाल रहे होगे तो ये लाइन कॉमन है, बस इतनी लाइन आप याद कर लीजिए, है ना, हर उसमें यही लिखना होगा। तो लेट x2 इज इक्वल टू x2 y2 z2, सेकंड के लिए, पहले वाले के लिए x1 y1 z1 माना था, इसके लिए कैपिटल x2 मान लो आइगन वेक्टर, कैपिटल x2 इक्वल टू x2 y2 z2 बी एनी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -3। सो a माइनस लैम्डा आई इंटू x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से है ये। तो लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, तो a + 3i इज इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा की जगह -3 जब आप रखोगे तो 1 4 3 आ जाएगा, ये एलिमेंट 1 4 3, ठीक है। देखिए 1 4 3 आ जाएगा लैम्डा की जगह -3 रखने पर, लैम्डा की जगह -3 रख लो तो आपका ये प्लस का 3 आ जाएगा, तो +3 - 2 1 आ गया, ये प्लस का 3 आ जाएगा तो 4 हो गया, और ये आपका प्लस का 3, तो 1 4 3, है ना। यही चीज़ यहाँ पर देखा था आपने कि 1 4 3 आ गया, 1 4 3 और बाकी एलिमेंट एज इट इज़। तो x2 y2 z2 दिस इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है
कि अगर इसको 2 से डिवाइड कर लें तो हमारा पहला रो आ जाएगा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो पहला आ जाएगा। इसका मतलब तीनों इक्वेशन यहाँ सेम है, ठीक है। तो हाँ, इक्वेशन तो एक ही मिल पाएगी, फाइनली डिस्टिंक्ट इक्वेशन एक ही मिलेगी। तो हम क्या करते हैं कि नीचे के एलिमेंट्स को जीरो कर लेते हैं, इनको जीरो कर लेते हैं, सेम ऑपरेशन इधर अप्लाई करते रहेंगे। तो क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दिया और इन दोनों को ऐड कर लिया, तो यहाँ जीरो, यानी इन दो जगह पर जीरो बना लो, ठीक है। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2, क्योंकि हमको इस बार दो इक्वेशन नहीं मिल पा रही ना, तो पीछे एक तरीके से नहीं कर पाएंगे, दो डिस्टिंक्ट इक्वेशन चाहिए, नहीं निकल पा रही, एक ही इक्वेशन है। तो देखिए एक इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो या तो मल्टीप्लाई करके तीनों को बता दें कि तीनों से एक ही इक्वेशन है, या यहाँ पर हम थोड़ा सा काम कर लेंगे कि इनको जीरो कर लीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया और इनको दोनों को ऐड कर लिया, तो यहाँ जीरो आ गया। सो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R1। तो R1 तो एज इट इज़ R2, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो 0, 4 माइनस 4 0, -6 प्लस 6 0, फिर इनको ऐड कर लो 0 0 0, ठीक है। और x2 y2 z2 इसमें कुछ नहीं होगा, सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे, तो वहाँ तो 0 0 है, सेम ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एक ही इक्वेशन आपको मिलेगी, x2 y2 x2 प्लस 2y2 माइनस 3z2 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन 1 अननोन 3, इक्वेशन 1 अननोन 3, इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट होंगे, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट होंगे। तो एक को मान लीजिए, सपोज़ इन तीनों में से किसी को मान सकते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर लास्ट से मानते हैं, या इसको मान लीजिए। तो y2 को k2 मान लिया, चूँकि k1 हम लोग पीछे यूज कर चुके हैं, तो k1 k2 k3 ऐसे मानते रहेंगे। तो y2 को मानना होगा, चाहे x2 y2 z2 में से किन्हीं दो को मान सकते हैं, किन्हीं को दो। तो हम y2 और z2 मान लिया, तो y2 इज इक्वल टू k2 मान लिया और z2 इज इक्वल टू k3 मान लिया, दो को मान लिया। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू ये उधर गया तो 3k2, ये हो जाएगा, ये उधर गया तो -2k2 और प्लस 3k3 हो गया x2 की वैल्यू। अब कैपिटल X2 आपने क्या माना था, कैपिटल X2 आइगन वेक्टर x2 y2 z2। तो जो आपने वैल्यू निकाला है x2 की ये वैल्यू, y2 की ये वैल्यू और z2 की रख लीजिए। तो x2 की वैल्यू ये हो गई जो आपने निकाला है। y2 क्या है, y2 की जगह पे k2 है, तो ये देखो k2 है, इसको आप 0 × k3 लिख सकते हैं ना, इन एलिमेंट ये बराबर करने के लिए, वेरिएबल है ना, अननोन्स बराबर करने के लिए, तो ये 0 × k3 लिख सकते हैं। और ये आपका है, तो ये आपका फाइनली k2 ही, और z2 की वैल्यू k3 है, यहाँ पर k3 होना चाहिए, तो k3 के नीचे k3 कर लिया, इसको 0 × k2 कर लिया। अब देखो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, k2 इसमें कॉमन लिया तो यहाँ हो गया -210 और इसमें k3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 301, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से यही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग वेक्टर्स मिल रहे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। जब k1 k2 के टर्म्स में आएगा तो समझ लो दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन k2 और k3 की वैल्यू 0 नहीं रखना होगा, है ना, k2 और k3 0 नहीं रख पाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा फिर ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो लैम्डा को एक साइज समराइज कर लें, तो लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए हमको दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गया। लैम्डा इक्वल टू -3 दो बार था ना, लैम्डा इक्वल टू -3 लैम्डा इक्वल टू -3 दो बार था, तो दो यहाँ रिपीटेड रूट था -3 तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमको दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गया। कभी कभी ये दो मिल पाता है और कभी कभी नहीं मिल पाता, एक ही रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर्स मिल गए। तो लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर आपका आ गया 1 2 -1। लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए एक आइगन वेक्टर आपका ये है -210, है ना, पर्टिकुलर एक देना है तो k1 की वैल्यू 1, k2 की वैल्यू 1 ले लो, k3 की वैल्यू 1 ले लो, और x3 इक्वल टू हो गया आपका 301। आइगन वेक्टर इनफाइनाइट होते हैं, यहाँ k1 k2 k3 से आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो बहुत सारे आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। तो ये देखिए लैम्डा इक्वल टू -3 की दो वैल्यूज आई थी, दोनों के करस्पॉन्डिंग हमको दो अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिल गए, है ना। लैम्डा इक्वल टू -3 के करस्पॉन्डिंग एक ये मिला और एक ये दूसरा वाला जो -3 था उसके करस्पॉन्डिंग ये दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पर तीनों इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गए।
ठीक है। केवल यहाँ पर आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना था, तो आइगन वैल्यूज़ 5 और ये लैम्डा इज इक्वल टू -3, तो 5 -3 और इनके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर्स हो गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन केले हैमिल्टन थ्योरम से है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स दिस, कंप्यूट ए इनवर्स एंड प्रूव दैट दिस। इस इतनी ये जो a पावर 8 a पावर 7 इस तरीके से एक लंबी सी मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, इसकी वैल्यू बताना है कि ये है, प्रूफ करना है। कभी कभी इसमें वेरीफाई के लिए भी पूछ लेते हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं करवाए हैं, तो इसलिए हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होता है। सो डिटर्मिनेंट 2 डायगोनल से लैम्डा माइनस कर लो, तो 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, बाकी एज इट इज़ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 0 हो गया। इसको हल कर लीजिए। तो देखिए हम लोग R3 के करस्पॉन्डिंग R2 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस ये प्लस यानी 1 माइनस लैम्डा और ये करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ हो गया, तो हो गया 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -1, 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर -1 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a 2 माइनस लैम्डा +1, 2 माइनस लैम्डा -1, ठीक, दिस इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका 3 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। लैम्डा चूँकि आइगन वैल्यूज निकालना होता है तो लैम्डा इज इक्वल टू यहीं मिल जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 3 1, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 माइनस लैम्डा, ये 3 माइनस लैम्डा और ये सेम है तो होल स्क्वायर खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर दिस इक्वल टू 0 हो गया। अब इस 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस लैम्डा से कर लो तो माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा क्यूब दिस इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर के टर्म हो गया 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा और प्लस का 3 दिस इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो पहला टर्म पॉजिटिव हो जाए। सो लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइज बाय द मैट्रिक्स, है ना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, तो लैम्डा की जगह a रख लें, तो हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i दिस इक्वल टू 0, है ना। ये हो गई, ये इक्वेशंस हो गई a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3। इसको भी मैट्रिक्स बनाना होगा तो i से मल्टीप्लाई कर लेंगे दिस इक्वल टू 0। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन i है उसको मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करती है, तो आपकी ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, इन्वर्स निकालना है। देखिए यहाँ पे इन्वर्स निकालना है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी थी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने निकाल ही दिया। इन्वर्स निकालना है और एक लंबी सी मैट्रिक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए इसमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लें, ये जो आप इक्वेशन आई थी, है ना, इसमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5a आ जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर मतलब a आ जाएगा, प्लस 7 a इंटू ए इन्वर्स आई होता है, a इंटू ए इन्वर्स आई होता है, माइनस 3 इंटू ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 3a इन्वर्स हो गया दिस इक्वल टू 0। अब 3a इन्वर्स इसको उधर कर लो, तो 3a इन्वर्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, यानी अब आपको a स्क्वायर की ज़रूरत है। तो a स्क्वायर ए मैट्रिक्स ये है, a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, तो a इंटू ए कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हुआ 4 प्लस 0 प्लस 1 5 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया आपका 2 प्लस 1 प्लस 1 4 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 2 4 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका 0 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम फिर 0 आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 प्लस 0 प्लस 2 4 आ गया। फिर ये हो गया आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम
1 + 1 + 2 4 आ गया। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 0 + 4 तो 5 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू रख लो, -5 × ए की वैल्यू रख लीजिए, +7 × आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, रख लीजिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो 5 - 10 + 7 तो प्लस का 7 और प्लस का 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक साथ कर लीजिए। इसका पहला एलिमेंट इसका 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद पहला एलिमेंट एक साथ कर लो, प्लस का 5 प्लस वाले देख लो, प्लस का 7 तो 12 हो गया, -10 तो प्लस का 2 बचेगा। फिर 4 - 5 -1 आएगा, 4 - 5 माइनस का 1 आया, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। फिर 0 तो हर जगह 0 है तो 0 हो जाएगा। 1 - 5 + 7 तो 7 और ये हो जाएगा आपका 7 देखिए 7 और ये हुआ आपका 7 8 - 5 3 आ गया और ये 0 हुआ। फिर ये आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट देखो 5 - 4 -1, 4 - 5 -1 और 5 + 7 12 और माइनस का 10 2 आ गया। तो ये ए इनवर्स हुआ। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन दी है बड़ी सी, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो कैले हैमिल्टन थ्योरम आपने यूज किया था, ये इक्वेशन निकाली थी कि a³ - 5a² + 7a - 3i = 0, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो a⁴ ये जो लंबी सी इक्वेशंस लिखी है इसको लिख लिया, दिस इक्वल टू। अब देखिए केवल आपको पहले टर्म को भी देखना है शुरुआत में, तो ये पहली चीज़ तो ये चीज़ लिख लीजिए, है ना। ये वाला जो टर्म्स है इसको आप यहाँ पर लिख लो और देखिए कि यहाँ a³ कितना करें कि हमारा पहला टर्म बैलेंस हो जाए। तो a³ है यहाँ पर, तो a⁴ करना पड़ेगा। a⁴ कर दिया तो हमारा केवल पहला, हमें केवल पहला टर्म यहाँ पर अभी देखना है, तो a⁴ से इंटू करना पड़ेगा। तो a⁴ से इंटू कर दिया। अब देखिए इसके कितने टर्म बैलेंस हो गए, तो a⁴ 8 हो गया, फिर माइनस का 5 a⁴ ये भी सही हो गया, फिर 7 a⁴ ये भी सही हो गया, और ये हो गया आपका माइनस का 3 a⁴ यहाँ तक पूरा यहाँ तक आ गया इसमें। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर आप ये वाला टर्म लिख लीजिए, यही वाला टर्म फिर से लिख लीजिए, और अब इसको देख लीजिए, ये बैलेंस होना है तो यहाँ a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि e³ ही है। केवल पहले टर्म यहाँ तक तो इसमें आ ही चुका है पहले, अब ये वाला टर्म बैलेंस करना है। तो देखिए ये वाला तो आपने लिख ही लिया, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये a⁴ मिल जाएगा। अब देखिए कितने बैलेंस हो गए, a⁴ - 5a³ और प्लस का 7a², जबकि है 8a², तो इसका मतलब एक a² हम और ऐड कर दें तो हमारा ये वाला टर्म बैलेंस हो जाए a² वाला। फिर माइनस का 3a हमारे पास है, आना क्या चाहिए माइनस का 2a, तो इसमें अगर प्लस a कर दें तो -3a + a मिला के -2a हो जाएगा, तो ये वाला बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बचा i। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स, तो a⁴ इंटू नल मैट्रिक्स प्लस a इंटू ये भी नल मैट्रिक्स है, प्लस a² की वैल्यू रख लीजिए जो आपने अभी कैलकुलेट किया था, प्लस a गिवन मैट्रिक्स है, प्लस i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन तीनों को ऐड कर लो तो कितना हो गया, 5 + 2 + 1 5 3 8 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 4 + 1 5, 0 आ जाएगा, 1 1 1 3 आ गया, फिर 0 0 0 0 आ गया, फिर 4 + 1 5 4 + 1 5 और 5 + 2 + 1 8 आ गया। यही प्रूफ करना था आपको कि ये जो इक्वेशंस मैट्रिक्स इक्वेशन इतनी बड़ी दी थी, है ना, ये वाला जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया है ये किसके बराबर प्रूफ करना था, 8 5 5 0 3 0 5 5 8 प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8a। Prove that the eigenvalues of an idempotent matrix are either 0 or unity.
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो जीरो होती है या यूनिटी। ठीक, तो यहाँ बात कर रहे हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो एक हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट कैपिटल ए बी एनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, किसी भी आर्डर की कोई भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए सेट टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन से है। एंड लेट कैपिटल एक्स बी एनी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। मान लीजिए इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू लैम्डा है जिसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स है। सो कैपिटल एक्स बी एनी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो इस अगर आइगन वेक्टर है कैपिटल एक्स तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स लिख सकते हैं, मतलब ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो उससे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस यानी इसको लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, किसकी डेफिनेशन से, आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से। ए वेक्टर कैपिटल ए नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स इज सेट टू बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना। इसको उधर कर लो तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, इक्वेशन 1 हो गया। इसको यहाँ स्क्वायर बनाना चाहिए, हम चाहते हैं कि स्क्वायर बन जाए। तो प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए ए से प्री मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड में, तो ए और इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये बाई एसोसिएटिव ला ये वाला ब्रैकेट इसमें आ जाएगा, ए इंटू ए में आ गया इंटू एक्स देख इक्वल टू लैम्डा, तो स्केलर है कहीं भी ले आओ, जिसको बाहर कर दिया ए एक्स आ गया। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा, और ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं। सो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अब ए एक्स की वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स, इक्वेशन 1 से ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो ए एक्स की जगह फिर लैम्डा एक्स रख लो, सब इधर कर लो, तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ पर या तो ये ब्रैकेट जीरो है या एक्स जीरो है, जिसकी वजह से जीरो हुआ है। एक्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन है कि ए नॉन जीरो वेक्टर इज सेट टू बी आइगन वेक्टर, इसका, और एक्स को आपने आइगन वेक्टर मान रखा है, इसका मतलब ये तो जीरो नहीं हो सकता, है ना। एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो क्या फिर जीरो होगा, अगर एक्स जीरो नहीं है तो फिर क्या जीरो होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। इसको जीरो कर लिया तो इससे क्या आ जाएगी, लैम्डा कामन, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 और 1। तो आइदर या तो लैम्डा या तो जीरो है या फिर लैम्डा इक्वल टू 1, तो ये जीरो हो जाएगा आपका। सो आइदर लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। यही शो करना था आपको कि प्रूव दैट एवरी आइगन वैल्यूज, लैम्डा को आइगन वैल्यूज माना है आपने, ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और यूनिटी। तो हो गई लैम्डा की वैल्यू या तो जीरो हो या फिर 1 हो, यूनिटी मतलब 1 हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड सॉल्व देम, है ना, उसको सॉल्व करना है। 3 इक्वेशंस है, इसको टेस्ट करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करिए। तो ये इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशंस, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी, ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1, फिर हो गया 1 2 4, फिर 1 3 7 कोफिशिएंट हो गया, इंटू एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये कॉस्ट हो गई 6 14 और 30, ये कॉस्ट हो गई। अब हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं सी इक्वल टू होता है ए और बी, ए मैट्रिक्स और बी, इस कॉलम को भी इंट्रोड्यूस कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, शामिल कर लीजिए इसमें। तो ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स सी बन गई। अब इसको चेंज करते हैं इकेलान फॉर्म में। तो क्या इकेलान फॉर्म में मतलब इस 1 करके नीचे के एलिमेंट 0, फिर इसको 1 करके नीचे के 0, इसको 1 करके नीचे के 0, इस तरीके से चेंज करेंगे तो वो इकेलान फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 1 हाई है, अब केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करके इधर नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाओ, तो इससे इसको घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, इससे इसको घटा दें कि यहाँ 0 आएगा। ये किस पर है, R2 पर है। सो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1।
तो R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में एस को घटा दिया आपने, तो 2 - 1 1 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, 14 - 6 आपका 8 आ गया। फिर एस को घटा दो R3 - R1 से, तो 0 4 - 1 3 और 6 7 - 1 6 आ गया, 30 - 6 24 आ गया। उसके बाद फिर देखिए 1 0 0, अगला एलिमेंट 1 करके नीचे को 0 करेंगे, यानी इसको 0 करने हैं, किस पर है, R3 पर। सो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। सो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - 3 इंटू R2, ये R2 पर है। तो ये हो जाएगा आपका R1 और R2 एज इट इज़ है R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो 3 - 3 0 हो गया, 6 - 6 0 हो गया, 24 - 24 ये भी 0 हो गया। तो देखिए 1 0 0 1 0 0, अब इसको 1 बनाना था, नीचे एलिमेंट है ही नहीं है, तो अब ये एक एलान फॉर्म में चेंज हो गया। रैंक निकाल लो, नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज, तो ए की जब रैंक निकाल रहे होंगे तो इसको हटा देंगे, क्योंकि सी मैट्रिक्स के लिए तो ए और बी दोनों शामिल है, लेकिन जब ए की निकाल रहे होंगे तो इसको हटा देंगे, बी को हटा देंगे। तो ए की रैंक क्या हो गई, ये इसको हटा दो, नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो, 1 और 2, 2 नॉन जीरो रोज है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो गई। रैंक ऑफ सी के लिए पूरा काउंट कर लो, पूरा इसमें नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो, तो ये भी 2 है। और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 हो गया। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया, रैंक ऑफ सी इज लेस देन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 है और दोनों की रैंक 2 है। तो अगर ये कंडीशंस होती है तो अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर लेस देन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस से ये ए मैट्रिक्स लिख लिया, ए मैट्रिक्स लिख लिया, और एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल हो गए, ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्म, इस बार ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, एक्स तो पता ही है, तो ए मैट्रिक्स आपने लिख लिया और एक्स वाई जेड ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई, और ये कास्ट मैट्रिक्स बी की वैल्यू ये यूज करेंगे, ए मैट्रिक्स ये हो गई और बी ये हो गई, और एक्स तो आपको एक्स वाई जेड है ही है। मल्टीप्लाई कर लो, तो x + y + z = 6, कंपेयर करते चलो, y + z है ना, सेकंड रो, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 + y + 2z = 8, थर्ड में तो 0 है। इक्वेशन 2 अननोन 3, तो एक को मानना पड़ेगा, हम लोग लास्ट से मानते हैं, तो z को k मान लिया, लेट z = k, देन y = क्या हो जाएगा, 8 - 2k, और x की वैल्यू y और z यहाँ रख लीजिए, तो x = 6 - y, 6 - y, y की वैल्यू हो गई 8 - 2k, और माइनस z की वैल्यू हो गई -k, तो ये हो गया x = हो गया -k + 2k - k, मतलब k आ गया, तो k - 2 हो गया। x की वैल्यू हो गई k - 2, y की वैल्यू 8 - 2k, और z की वैल्यू k हो गई। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। यहाँ k की वैल्यू कोई भी रख लो, 0 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए, तो आपको हर बार एक सोल्यूशन मिल जाएगा। सपोज k की वैल्यू 0 रख लिया, तो x = -2, y = 8, z = 0, ये सोल्यूशन हो गया। k की वैल्यू 1 रख लिया, तो ये आपका हो गया -1, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1, एक ये मिल जाएगा। तो इससे इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ y = e⁻m sin इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 - x² yn + 2 - 2n + 1 x yn + 1 - n² + m² yn = 0। आल्सो कैलकुलेट yn 0 भी आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो y लिखा है तो इक्वेशन 1 मान लेंगे, उसके बाद इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लो y1, तो e⁻m sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा साइन e⁻x का e⁻x ही होगा, लेकिन इसका फिर डेरिवेटिव इनटू में आएगा, तो m/√1 - x², साइन इनवर्स x का √1 - x², इसको इधर कर लो इनटू में, तो √1 - x² इंटू y1 = m इंटू ये आपका y बन गया। ठीक है, x के टर्म अंडर रूट में नहीं चाहिए, तो स्क्वायर कर लीजिए, अंडर रूट हट जाए, 1 - x² = y1² = m² इंटू y²। देखिए जो y1 वाली इक्वेशन है इसको 2 मान लीजिए, y वाली इक्वेशन 1, y1 को 2 मान लीजिए, और ये आपका आ गया, ये स्क्वायर करने पर अंडर रूट तो हट गया, लेकिन y वाला टर्म स्क्वायर में आ गया, और जब भी लेबनीज़ थ्योरम आप लगाओगे तो y
एक्स पॉलिनोमियल होना चाहिए और वाई स्क्वायर या क्यूब नहीं चलेगा, लीनियर होना चाहिए, वाई या वाई के डेरिवेटिव्स लीनियर होने चाहिए। तो अब लीनियर तो है नहीं, स्क्वायर हो गया, तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो फंक्शन टू फंक्शन करोगे इसमें, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू dy1 अपॉन d2 मतलब y2 आ गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव -2x इंटू सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y1। उसके बाद देखिए 2y1 से पूरा डिवाइड हो रहा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1, इधर ले आइए इसको, माइनस m स्क्वायर इंटू वाई दिस इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 मान लो। अब इसको देखिए जो प्रूफ करना है उसमें कितने टाइम्स डेरिवेटिव है, n प्लस 2 टाइम्स, और अभी आपने 2 टाइम्स किया है, बस अभी 2 टाइम्स किया है, इसका मतलब n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो डी पावर n से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो डी पावर n और y वाले टर्म पहले लिख लो, y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी एन इंटू y1 इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर इंटू डी एन वाई दिस इक्वल टू 0। लेबनीज थ्योरम लगा लो। लेबनीज थ्योरम क्या होती है, देखिए लेबनीज थ्योरम क्या होती है कि डी एन अगर u और v दो x के फंक्शन हैं, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तो डी एन nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, डी एन यू, इसमें ब्रैकेट लग जाएगा, इसमें मतलब u का n टाइम्स डेरिवेटिव इंटू वी प्लस एन सी वन, यू का इसका डेरिवेटिव घटाओ, इसको इसमें डेरिवेटिव बढ़ा दो, तो डी पावर n माइनस 1 यू इंटू डी वी, फिर एन सी टू इंटू इसका डेरिवेटिव घटा दो, इसको बढ़ा दो, तो डी पावर n माइनस 2 इंटू यू और डी टू वी प्लस डॉट ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले में डी एन वाई टू, इसमें लग गया ब्रैकेट, डी एन वाई टू इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस एन सी वन इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो, तो डी एन माइनस 1 वाई टू इंटू इसका डेरिवेटिव कर लो, तो ये हो जाएगा -2x प्लस एन सी टू, और फिर एक डेरिवेटिव कम करिए इसका, तो डी एन माइनस 2 वाई टू, और इसका डेरिवेटिव कर लो तो -2 आएगा, अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0, तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस इसी तरीके सेकंड वाले में लगाइए, सेकंड वाले में तो माइनस डी एन वाई वन में, तो डी एन वाई वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन इंटू इसका डेरिवेटिव कम करिए, तो डी एन माइनस 1 वाई वन इंटू इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, आगे नेक्स्ट टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर माइनस एम स्क्वायर इंटू डी एन वाई का मतलब वाई एन हो गया दिस इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए वाई एन प्लस 2 ये हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला टर्म क्या होगा, यहाँ जो d की पावर में है और y की सफिक्स, इन दोनों को ऐड करके y के सफिक्स में लिख लो, तो n प्लस 2, तो वाई एन प्लस 2 आ गया इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन की वैल्यू n होती है, इसको जोड़ो ये और ये जोड़ो, n माइनस 1 प्लस 2, तो n प्लस 1 हो गया, सो वाई एन प्लस 1 इंटू 2x प्लस एन सी टू की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इसमें n माइनस 2 प्लस 2 n हो गया, दैट मीन्स वाई एन आ गया इंटू -2 माइनस इसका देखिए ये और ये ऐड कर लो तो n प्लस 1 हुआ, सो वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स, और माइनस से ब्रैकेट खोलो माइनस n इंटू वाई एन, इसको और इसको ऐड करिए तो n माइनस 1 प्लस 1, तो वाई एन हो गया, वाई एन इंटू ये हो जाएगा आपका n, ये n हुआ माइनस n वाई एन, और फिर माइनस एम स्क्वायर वाई एन दिस इक्वल टू 0। सेम डेरिवेटिव कलेक्ट कर लीजिए, सेम डेरिवेटिव टर्म कलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 अकेला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, फिर वाई एन प्लस 1 का एक टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कामन ले लो, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कामन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 2n और यहाँ से 1, सो 2n प्लस 1 माइनस का आपने कामन लिया, प्लस वाई एन कामन ले लो, तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस ये लगा है ब्रैकेट खोलो, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, और वाई एन एक ये है माइनस एन, एक ये है वाई एन माइनस का एम स्क्वायर, तो एन भी कट गया, तो इसमें अब माइनस कामन ले लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दिस वाई एन इक्वल टू 0।
अब हम लोग पुट कर देते हैं ये क्वेश्चन 4। एक तो ये प्रूफ करना था, निकल आया। अब आपको y n 0 निकालने के लिए क्या काम करना है कि x इक्वल टू 0 पुट कर दो इन इक्वेशन 1 2 3 4, है ना, चारों इक्वेशन में रख लो। तो चलिए देखते हैं, x इक्वल टू 0 रख लो 1 में। तो x इक्वल टू 0 जब आप 1 में रखें तो क्या मिला, जहाँ भी y होगा उसको ब्रैकेट में करके बाहर 0 रख लेंगे। तो y 0 इक्वल टू e पावर 0, e पावर 0 कितना होता है, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स e पावर 0 हुआ, e पावर 0 की वैल्यू 1। सो y 0 इक्वल टू 1 हुआ, y1 0 की वैल्यू ये तो 1 आ गया, m आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रख लो, तो y1 0 इक्वल टू m आ गया। ठीक है, देखिए अब दो वैल्यू देख लो, y0 की वैल्यू 1, y1 0 की वैल्यू m। अब y2 0 इसमें रख लीजिए इक्वेशन 3 में। तो x की वैल्यू 0 रखते ही ये तो 1 हो गया, y वाला हमने बताया ब्रैकेट में रख के 0 रख लो, तो y2 0 हो गया, x है 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसको उधर कर लो तो m स्क्वायर इंटू वाई 0, और y0 की वैल्यू आपने 1 निकाला है तो दैट मीन्स m स्क्वायर हो जाएगा। सो y2 0 इक्वल टू m स्क्वायर हुआ। अब इसमें रख लीजिए x की वैल्यू 0, तो x 0 रखते ही ये 0 हो गया, वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू x 0 रखते ही ये पूरा टर्म 0, इसको उधर कर लो, तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वाई एन 0। ठीक, अब यहाँ से दो केस अराइज होंगे, इवन और आड, दोनों में यही इक्वेशंस लेकर चलेंगे और आगे देखते हैं। केस 1, व्हेन n इज़ आड, सो यही इक्वेशंस दोनों में लेंगे, इवन और आड, ये वाली जो इक्वेशंस लास्ट में निकली थी x की वैल्यू पुट करने पर, यही इक्वेशंस दोनों में लेंगे। वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई एन 0, इवन और आड दोनों में यही इक्वेशंस लेंगे। तो अब इसमें रिप्लेस कर देंगे n को, देखिए हमको इसको यहाँ इस जगह पे y n चाहिए, तो n को अगर n-2 से रिप्लेस कर दें, पुट कर दें या रिप्लेस कर दें, तो n की जगह n-2 रख लें, तो ये आपका y n मिल जाएगा। तो n-2 रखो, फिर इसी में n-4 रख लो, फिर n-6 रख लो, डॉट डॉट, ऑड ले रहे हैं तो 3 1 तक जाएगा, इवन होगा तो 4 2 तक जाएगा। ठीक है, तो ऑड ले रहे हैं तो देखिए n-2 रखिए, तो y n हो गया, y n 0 इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू n की जगह n-1 रख रहे हैं, तो n-2 रख रहे हैं, तो n-2 0 आ गया। उसके बाद n-4 रख लो, तो n की जगह n-4 रखते ही ये y n-2 0 आ जाएगा, दिस इक्वल टू n-4 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y n-4 0। अब n-6 रख लो यहाँ पूरी में, तो y n-4 आ जाएगा यहाँ पर, y n-4 0 इक्वल टू n-6 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y n-6 0, डॉट डॉट लास्ट में 3 रखना है, तो 3 रखोगे तो 5 आ जाएगा, y 5 0 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y 3 0, y 5 0 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y 3 0, और उसके बाद फिर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका y 3 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y 1 0, तो y 3 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y 1 0। 10 y n 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y n 0 की वैल्यू ये है और ये जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, यानी इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यही सब इस तरीके रखते रखते क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये जो पहले वाले ब्रैकेट है ना, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे ये सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लो। देखिए जहाँ जहाँ पेन जा रही है इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, एल बना दो, एल बना दीजिए और इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाई एन 0 की वैल्यू हो जाएगी। बट सिंपल तरीका है, कुछ सोचना नहीं है, आप इसको यल बना दो ऐसे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो वाई एन 0 इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, फिर अगला ये फैक्टर आ जाएगा, फिर ये फैक्टर आ गया डॉट डॉट 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और लास्ट में ये आया, जब आप एल ऐसे बनाए तो लास्ट में ये आया, तो y1 0, और y1 0 की वैल्यू क्या निकली है, y1 0 की वैल्यू m है, y1 0 की वैल्यू m निकली है, तो यहाँ पर m हो जाएगा, लास्ट में देखिए 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और इंटू y1 0 की जगह m हो जाएगा। एक आंसर तो ये हुआ आड के केस में। अगला इवन का सेम ऐसे ही ले लेंगे, व्हेन n इज़ इवन, तो फिर वही इक्वेशन लेंगे y n प्लस 2 0 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y n 0, n को रिप्लेस करेंगे n-2 n-4 n-6 डॉट डॉट 4 2 तक वी गेट, तो जब आप n-2 रखोगे तो y
वाई एन जीरो इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन माइनस टू जीरो। शुरू के ये वाले टर्म्स दोनों के सेम रहेंगे और वही रखना है ना। दोनों में देखिए एन माइनस टू, एन माइनस फोर, एन माइनस सिक्स, लास्ट में 4 2 रखेंगे। इसका मतलब ये वाले टर्म्स सब सेम रहेंगे, लास्ट में यही वाले बदलेंगे बस। और इसमें भी वही काम करना है, एल बना लेना है। ठीक है, तो चलिए देखिए फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका वाई एन जीरो इक्वल टू, ये आ गया वाई एन, जब एन माइनस फोर रखा इसमें तो वाई एन माइनस टू जीरो इक्वल टू एन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस फोर जीरो। जब एन माइनस सिक्स रखा तो वाई एन माइनस फोर आ जाएगा, ये वाई एन माइनस फोर जीरो इक्वल टू एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस सिक्स जीरो। डॉट डॉट जब आप फोर रखोगे तो वाई सिक्स जीरो इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई फोर जीरो। ठीक है, जब आप 2 रखोगे तो वाई फोर जीरो इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो। ठीक है, 10 वाई एन जीरो इक्वल टू, फिर देखिए इसकी वैल्यू ये है, यानी इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। फिर ये और ये सेम है तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटू में आता जा रहा है, तो ये एल बना लो। ये सब लास्ट तक पहुंच जाओ, वाई टू जीरो इंटू लास्ट में आ जाएगा। 10 वाई एन जीरो इक्वल टू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर, ये सब इंटू में आ गए, इंटू फोर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो। और वाई टू जीरो की वैल्यू क्या निकली है देखिए वाई टू जीरो की वैल्यू एम स्क्वायर है। तो यहाँ पर लास्ट में एम टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो की जगह एम स्क्वायर हो गया। तो ये आंसर हुआ। हमेशा वाई एन जीरो में 2 केस बनते हैं, इवन और आड। तो इवन और आड दोनों में स्टेप सेम होते हैं, वही लास्ट वाले में इसमें चेंज होते हैं। ठीक है, तरीका दोनों का एक जैसा है करने का। तो इवन का ये हो गया वाई एन जीरो, आड का और इवन का ये हमारा निकला वाई एन जीरो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ़ v इज इक्वल टू एफ दिस वैल्यू कामा दिस वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। यहाँ कामा करके कई टर्म होते हैं, 2 3 4 ऐसे कई टर्म होते हैं। तो जैसे इसमें 2 टर्म है तो इसको आप कैपिटल एक्स मान लो, इसको कैपिटल वाई मान लो। तो v इज इक्वल टू ये गया फंक्शन गिवन है, इसको कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड और इसको मान लीजिए कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, उसके बाद v किसका फंक्शन हो गया, v इज़ द फंक्शन ऑफ, देखिए इसको कैपिटल एक्स आपने माना तो ये कैपिटल वाई, तो v इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया। और कैपिटल एक्स किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। कैपिटल वाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो v एक्स कैपिटल वाई का फंक्शन हो गया और कैपिटल एक्स स्मॉल वाई जेड के हो गए हैं फंक्शन। तो हम लोग डेल बाई टोटल डेरिवेटिव डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल जेड निकाल सकते हैं, तीनों निकालना है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स के लिए डेल वी अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स, है ना, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये और ये सेम रहेगा। तो कैपिटल एक्स के लिए पहला टर्म आएगा, कैपिटल वाई के लिए दूसरा, और होता तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो डेल वी अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स जो यहाँ होगा यहीं पहुँचेगा। तो डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस दूसरे वेरिएबल के लिए डेल वी अपॉन डेल कैपिटल वाई, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया और कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2x आ गया। फिर कैपिटल वाई का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2z आ जाएगा, 2z हो गया, है ना, ये 2z हो गया। तो इसको चूँकि जो प्रूफ करना है उस जो निकालना है वो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स है। तो हम क्या करते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल चुके हैं, इसको वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 2x इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया, प्लस 2z इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स से, तो डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरीके डेल वी अपॉन डेल वाई निकालो,
तो डेल वी अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई है ना, प्लस डेल वी अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल कैपिटल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कैपिटल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में 2z आ गया, तो यहाँ 2z हो गया, और कैपिटल वाई का कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, 2y हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर क्या करना है, v का z के रिस्पेक्ट में कर लो, सो डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल जेड टोटल डेरिवेटिव से। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स का z के रिस्पेक्ट में, कैपिटल x का z के रिस्पेक्ट में 2y आ जाएगा और कैपिटल y का z के रिस्पेक्ट में 2x आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2y और 2x, ठीक है, 2y और 2x। कैपिटल y का z के रिस्पेक्ट में 2x आया, कैपिटल x का z के रिस्पेक्ट में 2y आ जाएगा, ठीक है, तो ये हुआ 2y और 2x। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, तो पूरी इक्वेशन को जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू 2y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल वाई डेल कैपिटल वाई, इक्वेशन 3। अब 1 2 3 तीनों को ऐड कर लीजिए तो हमको ये लेफ्ट साइड मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस लेफ्ट साइड से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू राइट साइड में देखिए दो ही टर्म आपको मिल रहे हैं, या तो डेल वी अपॉन डेल एक्स या डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कामन ले लीजिए सभी में। पहले इक्वेशन 1 में देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स यहाँ पर है, कामन ले लो, इक्वेशन 2 में भी डेल वी अपॉन डेल एक्स है, 3 में भी डेल वी अपॉन डेल एक्स कामन ले लो, तो यहाँ से क्या आएगा 2xy² माइनस 2zx² है ना, फिर प्लस 2zx² माइनस 2yz² प्लस इसको ऐड करिए तो 2yz² माइनस 2xy² है ना। इस तरीके से ये सारे टर्म प्लस माइनस के आ गए। इस तरीके डेल वी अपन डेल वाई वाले टर्म इकट्ठा करोगे, कॉमन ले लोगे डेल वी अपन डेल वाई, तो ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म तीनों को ब्रैकेट खोल के ऐड करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ ये डेल वी अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू 0 प्लस डेल वी अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू 0 दिस इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस ये आपका आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई 0, है ना। तो ये वैल्यू इवेलुएट करनी थी, तो कितनी आ गई वैल्यू 0। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ़ y इज इक्वल टू साइन आर एक्स प्लस कॉस आर एक्स देन प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू आर पावर एन 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू साइन 2 आर एक्स की होल पावर 1/2। फाइंड y8 एट x इक्वल टू पाई व्हेन r इज इक्वल टू 1/4। तो सबसे पहले y दिया है, हम लोग y n निकालते हैं। तो चलिए y इज इक्वल टू साइन आर एक्स प्लस कॉस आर एक्स, तो y n इक्वल टू मतलब डी एन वाई दिस इक्वल टू डी एन साइन आर एक्स प्लस डी एन कॉस आर एक्स। फार्मूला क्या होता है, डी एन साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए पावर एन, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ए पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एंगल में n π/2 ऐड हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, आर एक्स का कोफिशिएंट है आर, सो आर पावर एन इंटू साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस हो जाता है, तो साइन आर एक्स प्लस n π/2 प्लस आर पावर एन साइन कॉस है तो कॉस हो जाएगा आर एक्स प्लस n π/2, ठीक है, एंगल में n π/2 ऐड होता है। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ लिख भी दिया फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। ये साइन के लिए है, सेम फार्मूला कॉस के लिए हो जाता है, यहाँ कॉस और यहाँ कॉस, तो
तो कास के लिए हो गया। अब दोनों में r पावर n कॉमन हो गया तो साइन आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू हो गया। ठीक है, अब देखिए चूँकि अगर प्रूफ ना करना होता तो ये आंसर हो गया था, है ना, छोड़ देते हम लोग, लेकिन अब प्रूफ करना है तो वही टर्म लाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर की पावर 1/2, घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। देखिए पावर जो प्रूफ करना है वहाँ पर 1/2 है तो 1/2 तो लाना ही है पावर में, तो हम 1/2 बना लिया तो इसका मतलब यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके ये पावर कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 1/2 हमें लाना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं पावर में। फिर ये जो इसका होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर 1/2 बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया, थीटा की जगह ये वैल्यू है तो साइन 2 आर एक्स प्लस एन पाई बाई 2 और होल पावर 1/2 तो आ ही गया है। दिस इक्वल टू 1 प्लस साइन, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हुआ आपका एन पाई प्लस 2 आर एक्स होल पावर 1/2 हो गया। दिस इक्वल टू आर पावर एन इंटू 1 प्लस, अब साइन एन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन सिंस साइन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू साइन थीटा होता है। देख लीजिए n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू हम लोग 0 रख लें तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, -1 की पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अगर n की वैल्यू 1 रख लें तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये देखिए n की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख लो तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब साइन थीटा हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 मतलब 1 हो गया, ये साइन थीटा हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n इंटू साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n साइन और थीटा की जगह क्या है आपका 2rx है और होल पावर 1/2। यही शो करना था आपको, yn की वैल्यू ये शो करनी थी। तो थोड़ा यहाँ पर आपसे काम करवा लिए, है ना, ये वैसे तो यही आंसर हो जाता लेकिन प्रूफ करना था तो यहाँ थोड़ा सा आपसे काम करवा लिया गया। ठीक, ये प्रूफ करने इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। अगला कह रहा है कि y8 पाई की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू तो 8 हो गई, x की वैल्यू पाई हो गई और r 1/4 दे रखे हैं, रख लीजिए सारी वैल्यू इसी में। तो r की जगह 1/4 की पावर 8, 1 प्लस -1 की पावर n की जगह 8 रख लो, साइन 2 r की जगह 1/4 इंटू एक्स की जगह पाई होल पावर 1/2। तो ये हुआ 1/4 की पावर 8, 1 प्लस -1 की पावर 8 इंटू ये आपका साइन पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, पावर 1/2। तो 1/4 की पावर 8 इंटू ये -1 की पावर 8 का मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 की पावर 1/2 √2 हो गया, ये √2। तो 1/2 की पावर में लिखोगे तो 16 हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की होल पावर 8 मतलब 2 पावर 16। इसको भी नीचे ले आइए तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 31 की पावर 31, 16 माइनस हाफ, 16 माइनस हाफ 32 माइनस 1/2 मतलब 31/2 हो जाएगा 2 की पावर, या 1/2 की पावर 31/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y8 एट पाई, ये वैल्यू हो गई y8 एट पाई, ये की आंसर निकला। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए, ट्रेस द कर्व r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा। इसको ट्रेस करना है, पोलर फॉर्म की ट्रेसिंग है। तो ट्रेसिंग करने के लिए हम लोग 5 पॉइंट के थ्रू किसी भी कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। 5 पॉइंट कौन कौन से, देखिए हम लोग किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए जनरली ये 5 पॉइंट के थ्रू ट्रेसिंग कर सकते हैं। कह सकते हैं इसको शॉर्ट में स्टार्ट, है ना, स्टार्ट। एस मतलब सिमेट्री, टी मतलब टेंजेंट एट पोल, ए मतलब एसिम्प्टोट्स, पोलर में जनरली होता नहीं है लेकिन लिख देंगे पॉइंट, आर मतलब रीजन और टी मतलब ट्रेसिंग कर लेंगे। तो स्टार्ट एक शब्द याद रखिएगा, उसी क्रम में आ जाएगा, सिमेट्री, टेंजेंट एट पोल, एसिम्प्टोट और रीजन, और ये हो जाएगा ट्रेसिंग। इन्हीं 5 पॉइंट के थ्रू हम लोग हर एक कर्व को ट्रेस कर लेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे।
सिमेट्रियाँ 4 तरीके की होती हैं, सब ओरली चेक हो जाएंगी। थीटा को अगर माइनस थीटा रख लें, कर्व में कोई चेंज ना हो, तो सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन हो जाएगा। तो देखो कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, तो सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन हो गया। फिर थीटा को अगर पाई माइनस थीटा रख लें, पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा 4 क्वाड्रेंट में गया तो आपका कास 2 थीटा ही आ जाएगा, नहीं चेंज होगा। तो अगर पाई माइनस थीटा रख लेते हैं तो ये पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्री होगी, है ना। अगर पाई माइनस थीटा रख लें, थीटा को रिप्लेस कर लें पाई माइनस थीटा से, तो थीटा इधर ले आओ, तो 2 थीटा ये पाई की ओर हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो जाएगा। यानी कि पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्री होगी। कब? जब थीटा को पाई माइनस थीटा रख लें और कर्व में कोई चेंज ना हो। तो थीटा को अगर पाई माइनस थीटा रख लें और कर्व में कोई चेंज नहीं, तो सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई 2। तो यहाँ पाई बाई 2 के अबाउट भी सिमेट्री है। और तीसरा है अबाउट द पोल, आर को माइनस आर रख लें, कोई कर्व में कोई चेंज ना हो, तो सिमेट्रिक अबाउट पोल हो जाता है। एक सिमेट्री होती है अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा रख लें और कर्व में कोई चेंज ना हो, तो पाई बाई 4 के अबाउट सिमेट्री होती है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा रख लेंगे तो कास पाई माइनस 2 थीटा, जो कि हो जाएगा माइनस कास थीटा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। तो सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई 4 यहाँ नहीं है। तो जितनी सिमेट्रियाँ हैं वो डायरेक्ट लिख लो, है ना। चूँकि सिमेट्रियाँ ओरली चेक हो जाती हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख लेंगे। जो जो सिमेट्रियाँ हैं ऐसे पॉइंट वाइज उसको लिख देंगे। द गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, अबाउट द पोल, है ना। जो जो है वो लिख दीजिए, जो नहीं है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ गया टेंजेंट एट पोल। कैसे निकलता है? आर को जीरो कर दीजिए, आर इक्वल टू एफ थीटा का फॉर्म बना लो, फिर उसको जीरो कर लो, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट मीन्स टेंजेंट एट पोल निकल आएगा। तो आर इक्वल टू जीरो मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखें? ए स्क्वायर कास 2 थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कास 2 थीटा इक्वल टू जीरो। तो 2 थीटा इक्वल टू कास में कौन कौन सी वैल्यू जीरो होती है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। हम थीटा को 0 से 2 पाई तक ले जाएंगे, उतनी सारी वैल्यू लेनी है आपको। आगे भी जाएगा ये, लेकिन आपको उतना लेना है कि थीटा 0 से 2 पाई तक हो जाए। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे, थीटा निकालना है तो पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। अगला क्या होगा? 9 पाई बाई 4। अगला क्या आएगा इसका? 9 पाई बाई 2, तो ये 9 पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि 2 पाई से ज़्यादा निकल गया, तो उसको नहीं लेंगे। 0 से 2 पाई तक केवल लेना है। तो ये निकल आया आपका क्या? टेंजेंट निकल आया। एसिम्प्टोट यानी जहाँ पर थीटा की वो वैल्यू जिस पर आर इन्फाइनाइट हो रहा हो, तो वो एसिम्प्टोट्स कहलाएगा। तो यहाँ देखिए थीटा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ आर इन्फाइनाइट हो रही हो, क्योंकि कास थीटा की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, तो आर की वैल्यू इन्फाइनाइट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब यहाँ पर एसिम्प्टोट्स नहीं है। पोलर में जनरली होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे कि नो एसिम्प्टोट्स, पॉइंट डाल के लिख देंगे नो एसिम्प्टोट्स। रीजन देखिए, आर इज इक्वल आर की वैल्यू थीटा के टर्म में लिख लो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास 2 थीटा था, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, जो कि सिमेट्रिक अबाउट द पोल है। सिमेट्रिक अबाउट पोल का मतलब हुआ कि पोल के एक साइड में जैसा फिगर बनेगा, पोल के एक साइड में जैसा फिगर बनेगा, मान लीजिए किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, इसका मतलब होता है कि इसकी एक साइड में जितनी दूरी पे कर्व होगा उतनी ही दूरी पे दूसरी साइड में होगा। पोल से पास होता हुआ कोई भी लाइन खींचेंगे, उसके एक साइड में जितनी दूरी पे कर्व है उतनी दूरी पे दूसरे, यानी कि ये कह लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोजिट थर्ड हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पोलर में क्वाड्रेंट तो होता नहीं है, तो ये कह दें कि किसी भी एंगल से कोई भी लाइन खींचेंगे, इसके एक साइड में जितनी दूरी पे कर्व है दूसरी साइड में भी उतनी ही दूरी पे कर्व होगा। तो सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट हो जाएगा, मतलब पोल हो जाएगा। किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री का मतलब हुआ कि एक लाइन, उस लाइन के एक साइड में जैसा फिगर बन रहा है वैसा दूसरी साइड में बनेगा, वो किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री का मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोल के अबाउट सिमेट्री है, तो इसलिए आर की वैल्यू हम प्लस ले सकते हैं केवल, तो ए अंडर रूट कास 2 थीटा। तो अब यहाँ थीटा की वैल्यू सिमेट्री चेक कर लो। देखिए सिमेट्री आपकी सिमेट्री कौन कौन सी है? सिमेट्री है इनिशियल लाइन, तो जितना जीरो से पाई का फिगर बनेगा, है ना, उतना पाई से 2 पाई का बन जाएगा। अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो वही 0 से
0 से पाई बाई 2 का जितना बनेगा उतना पाई बाई 2 से पाई का बन जाएगा। अबाउट द थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और अबाउट द पोल, पोल का मतलब जैसा फिगर आपका 0 से पाई बाई 2 बना है वैसा 0 से पाई का आपने बना लिया तो पाई से 2 पाई का अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमको यहाँ पर मिनिमम पॉइंट लेने होते हैं तो ऐसा हम लोग अगर फुल लेना है तो 0 से 2 पाई तक थीटा की वैल्यू देकर आर की वैल्यू निकाल लें, उसका फिगर बना लेंगे। लेकिन सिमेट्री यूज करना है तो देखो सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन के अबाउट तो जितना इनिशियल लाइन ये हो गई, जिस तरीके का फिगर इधर बन रहा होगा 0 से पाई बाई 2 का, 0 से पाई का, सेम वैसा ही फिगर इधर बनेगा। तो यानी हम 0 से पाई का बना लें। और दूसरा ये इसके अबाउट भी सिमेट्री है, पाई बाई 2 के अबाउट भी सिमेट्री है, तो इसके जितना इधर बन रहा होगा उतना इधर बन जाएगा। तो यानी हम फिगर केवल 0 से पाई बाई 2 का बना लें तो पाई बाई 2 की सिमेट्री से वो इधर बन जाएगा और सिमेट्रिक अबाउट द पोल से ये वाला फिगर इधर बन जाएगा, ये वाला इधर बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा। यानी हमको केवल 0 से पाई बाई 2 का फिगर बनाना है तो हम 0 से पाई बाई 2 तक के पॉइंट ही केवल लेंगे। तो देखिए थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 0 रखते ही आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास 0 की वैल्यू 1, कास 0 की वैल्यू 1 मतलब ए हो गया। फिर एक देखिए पाई बाई 4 पर 0 हो रही है तो पाई बाई 4 से पहले 45 से पहले एक 30 आता है तो पाई बाई 3 पर ये आपका हो जाएगा, पाई बाई 3 का मतलब हुआ पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब हुआ पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना, कास पाई बाई 3। और कास पाई बाई 3 होता है कास 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/√2 हो गया तो a/√2 आ गया। ठीक है, और पाई बाई 4 पर 0 हो गया। अब आगे जैसे ही आएंगे पाई बाई 4 से आगे बढ़ेंगे तो जैसे पाई बाई 4 से आगे आपका 90 होता है तो पाई बाई 2, तो कास पाई बाई 2 की वैल्यू थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, कास पाई की वैल्यू -1, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मतलब इमेजिनरी वैल्यू आएगी। तो इस रेंज से पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच थीटा की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा मतलब इमेजिनरी। तो आपको फिगर कितना बनाना था 0 से पाई बाई 2 का। अब इन्फॉर्मेशन आपको 3 पाई बाई 4 तक मिल चुकी है, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 तक। तो इसका मतलब अब इतने टेबल में इतने से काम चल जाएगा। उसके बाद ट्रेसिंग कर लो। ट्रेसिंग में देखिए सब कुछ ट्रेस कर लीजिए। तो इनिशियल लाइन खींच लिया आपने, उसके बाद टेंजेंट खींच लो। टेंजेंट क्या निकले थे 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 4, ये टेंजेंट थे। उसके बाद फिगर बनाइए, एसिम्पटोट्स तो था नहीं कोई, फिगर बनाइए। 0 पर थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू ये आर हो गई और एंगल थीटा, मान लीजिए ऐसे लाइन खींचे तो ये एंगल थीटा और ये वैल्यू आर होती है। ठीक है, अब अगर थीटा को 0 करेंगे तो ये वाली लाइन इस पर आएगी, आर कितना है ए, है ना, इतनी वैल्यू ए है, इतनी डिस्टेंस ए है। तो थीटा इक्वल टू 0 पर ए और पाई बाई 30 पर a/√2 का मतलब 0.8 a समथिंग। तो इसका 0.8 मतलब इतनी दूरी पर ये वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका पाई बाई 3 पर, है ना, पाई बाई 6 पर ये वैल्यू, है ना, 30 डिग्री पे पॉइंट यहाँ मिला। फिर अगला पाई बाई 4 पर जाते जाते 0 हो गया। तो देखिए ये टेंजेंट लाइन है और यहाँ से पास होता है कर्व, एक पॉइंट ये, ऐसा आप ड्रा करिए कि ये लाइन टेंजेंट दिखते हुए टेंजेंट दिखे और इस तरीके से आप फिगर बना लीजिए, ड्रा कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, और इधर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में फिगर बन नहीं रहा, इमेजिनरी है। पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में इमेजिनरी है पाई की वैल्यू, तो यहाँ तक फिगर नहीं बनेगा। अब सिमेट्री यूज करिए। सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है तो ये आपकी इनिशियल लाइन कहलाती है। इसके एक साइड में जैसा फिगर बना है वैसा ही दूसरी साइड में बन जाएगा बाय यूजिंग सिमेट्री। अब सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो जैसा फिगर इधर बन रहा है वैसा फिगर इधर बन जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट द पोल से देखिए जितनी दूर पे इधर है उतनी दूर पे ये है, कोई भी लाइन खींचोगे तो इस तरीके से सिमेट्री यूज करके हम लोग फिगर बना लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर्व ट्रेसिंग का कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये पेपर सॉल्व किए। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, थैंक यू।